हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बीएससी सेकेंड ईयर की लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटिविस्टिक ऑफ मास कि जो मास है वो वेलोसिटी के साथ कैसे वेरी करता है, और उसका हम लोगों ने आधे से ज़्यादा डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया था। हम लोग शायद यहाँ तक पहुँच गए थे m1 √1 - u1 स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इक्वल्स टू m2 √1 - u2 स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। अब कोई भी ये इसके बराबर कब होगा, तब ये दोनों की वैल्यू किसी कांस्टेंट के बराबर हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल u1 है, यहाँ वेरिएबल u2 है। ठीक है, तो ये दोनों कब बराबर, अगर मान लो इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू भी 8 है, तो ही दोनों बराबर होंगे। सही है ना? तो अगर यहाँ पे u1 और u2 की फॉर्म में कुछ आ गया तो वेरिएशन चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे, मुझे इक्वेशन का नाम याद नहीं है, शायद 8th है, शायद 7th है, 8th मान लेती हूँ मैं, है ना? आपने अगर 7 लिख रखी है तो 7 लिख लेना। इसके आगे लिखेंगे कि ये इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब ये दोनों किसके बराबर हो, किसी कॉन्स्टेंट के बराबर हो। तो लिखेंगे equation 8 will be possible, equation 8 will be possible when left hand side and right hand sides are, when left hand side and right hand side are equal to some constant। और वो कांस्टेंट होगा m0, जिसको हम बोलेंगे रेस्ट मास, यानी अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसका जो एग्जैक्ट मास आएगा, जो उसका एक्चुअल मास आएगा, वो होगा उसका रेस्ट मास। हियर m0 इज कॉल्ड द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। हियर m0 is called the rest mass of the particle। पार्टिकल का क्या कहला रहा है? ये रेस्ट मास, यानी ये दोनों इक्वल किसकी हो जाएंगी? m0 के बराबर। यानी पहले इसको इसके बराबर रखें और फिर इसको इसके बराबर रखें। तो पहले इसको इसके बराबर रखें तो m1 की वैल्यू क्या आएगी? m0 मतलब जो कि उसका रेस्ट मास है, और वेरी किसके रिस्पेक्ट में करेगा? u1 के रिस्पेक्ट में। u1 जैसे बढ़ेगा वैसे m1 बढ़ेगा। अब इन दोनों को बराबर रखेंगे तो m2 जब मास है वो वेरी करेगा किसके रिस्पेक्ट में? u2 के रिस्पेक्ट में, u2 स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। और जनरल में बात करें m1 u1 के रिस्पेक्ट में, m2 u2 के रिस्पेक्ट में, तो जनरल में बात करेंगे तो m की बात करेंगे। एक बार इसको लिखो फिर आगे लिखेंगे। नोट करो इसको। आगे मिटाते हैं इसको, जनरल में बात करेंगे। इन जनरल क्या होगा? m जो मास है वो वेरी करेगा u यानी कि वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। यही होती है रिलेटिविस्टिक ऑफ मास, रिलेटिविस्टिक मास, वेयर u इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। u is the velocity of particle। नोट करो इसको।
यहाँ पे देखना, अगर हम लोग मान लें कि ये u है ये c के बराबर हो, यानी कि रिलेटिविस्टिक केस आ जाए, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ जाए, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m0 अपॉन √1 माइनस दिस और ये दिस, ये दोनों सेम है तो 1 ये कैंसिल होके 1 रह जाएगा, यानी m0 अपॉन 0 यानी इन्फिनिटी, यानी मास जो है वो इन्फिनिटी की तरफ क्या करेगा, वेरी करेगा। अगर तभी तो कहते हैं कि जो फोटोन होता है उसका जो मास होता है, फोटोन का मास तो सॉरी 0 होता है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी उसका मास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। सही है। अगर हम लोग मान लें कि कोई पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 0 है तो वो रुका हुआ है तो उसका मास रेस्ट मास के बराबर हो जाएगा, और जैसे जैसे u की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे मास की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। पहले तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी पे तो यहाँ जाएगा, पहले तो इसका मास m0 ही रहेगा जो कि रेस्ट मास है। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी 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 वैसे वैसे मास भी बढ़ता जाएगा और लास्ट में जाके मास कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब इसका ग्राफ बनाऊंगी मैं और जो चीजें बोली हैं वो लिखवाऊंगी। ग्राफ बना लो इसका। एक बॉक्स टाइप बना लेना, डैश डैश वाली लाइन बनाना, ये वाली है ना, मैं एक बार मिटा देती हूँ उसको। यहाँ पे ये m0 है, ठीक है, m0 वो है रेस्ट मास, ठीक है। जैसे जैसे वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, पहले तो m0 था, जैसे जैसे वेलोसिटी को बढ़ाएंगे मास बढ़ता जाएगा, और यहाँ देखो इसको टच नहीं करेगा क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, m जो है वो u के साथ में वेरी कर रहा है। नोट करो इसको, फिर इसके बारे में लिखवा देंगे। यहां लिखेंगे when u is very very less than c, when u is very very less than c, यानी u की वैल्यू, पार्टिकल की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से बहुत बहुत कम है, then m is approximately equals to m0, यानी रुका हुआ सा ही लगेगा, उसका मास इसके बराबर, कि u की वैल्यू बहुत कम है c से, तो u अपॉन c इज वेरी वेरी लेस देन 1, नेग्लेक्ट कर देंगे, 1 बचेगा, √1 1 होता है, m इज इक्वल्स टू m0 आ जाएगा। m is approximately equals to m0, but as velocity increases, but as velocity increases, the relativistic mass यानी m of particle increases, the relativistic mass of particle increases, और जैसे ही हम वेलोसिटी को c के बराबर कर दें तो मास इन्फिनिटी हो जाएगा। एज व्यू एज u approximately equals to c, then mass approaches to infinity, then mass approaches to infinity। बता दिया था ये चीज मैंने, नोट कर लो इसको। यहाँ पर हमारा रिलेटिविस्टिक मास की जो टॉपिक है ये वाली प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। यहाँ से हमें पता चल गया कि मास वेलोसिटी के साथ कैसे इंक्रीज होता है।
अब नया टॉपिक है मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन याद हो तो आपको, आपने 12th में पढ़ा है, आइंस्टीन ने दिया था E = mc², एनर्जी मास रिलेशन। अब वही हम लोग यहाँ से निकालेंगे जो कि आइंस्टीन ने थ्योरी दी है, क्योंकि आइंस्टीन की जब थ्योरी है तो आइंस्टीन का ये मास एनर्जी रिलेशन भी निकलना चाहिए। तो इसको करते हैं, बहुत सिंपल सा है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ relativity, according to Einstein's first postulate of relativity क्या थी? फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि जो भी लॉज है नेचर के वो अगर एस फ्रेम में सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो एस डैश में भी सेटिस्फाई होने चाहिए। फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी, दैट इज ऑल द लॉज ऑफ नेचर, दैट इज ऑल द laws of nature are in same form या are of same form in all inertial frames, in all inertial frames। Thus न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अब यानी कि जब सारे लॉ फॉलो हो रहे हैं तो न्यूटन का सेकेंड लॉ भी सब में फॉलो होना चाहिए। और वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ी थी ना 11th में, W = डेल्टा के, वो भी फॉलो होनी चाहिए। Thus न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड वर्क एनर्जी थ्योरम remain valid in all inertial frames। in all inertial frames, ये इसकी थ्योरी है, लिखो। उसके आगे इसका छोटा सा डेरिवेशन है, छोटा तो नहीं बोलूंगी, मतलब ठीक है पर इजी बहुत है, वो करेंगे। तो लिखेंगे आगे
लिखेंगे आगे फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द पार्टिकल। क्या होता है, चेंज को दिखाएंगे डी से, काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी ई के, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एस, इक्वेशन 1। अब आप लगाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, mv, तो चेंज इन मोमेंटम दिस। अब यहां पे जो है वो मास वेरी कर रहा है, आइंस्टीन ने बोला था मास वेरी करता है, तो यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले m को कांस्टेंट रख के v का, फिर v को कांस्टेंट रख के m का। इक्वेशन 2 का यूज इक्वेशन 1 में कर लेंगे। अब यहां तक नोट करो, पहले नोट करो इसको। आगे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में, यहां लिख देती हूं यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 करो डी ई के द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू रखी तो एम डी वी बाई डी टी प्लस v dm बाय dt, इनटू में क्या जा रहा है, वेक्टर dx। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से m, ये dv की जगह यहाँ पे इसको dx शिफ्ट कर देंगे, dx मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ से, तो m dv d वेक्टर x बाय dt, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, प्लस वेक्टर v dm ऐसा ही, और यहाँ पे d वेक्टर x बाय डी टी, यानी कि dt को शिफ्ट करा के dx के साथ रख लिया। नोट करो यहां से, मैं यहाँ का मिटा देती हूँ। अब dx बाई dt क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, तो डी ई के इज इक्वल्स टू एम डी वी वेक्टर डॉट डी एक्स बाई डी टी वेक्टर वी प्लस वेक्टर वी, या डी एम जो है वो तो कांस्टेंट जैसे बिहेव कर रहा है, वेक्टर वी और डॉट किसके साथ, वेक्टर वी के साथ। यहां से देखो, अगर वेक्टर v इस डायरेक्शन में है तो v में चेंज भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसमें थीटा क्या है, 0 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, v dv cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो यहाँ क्या बचेगा, mv dv, यहाँ पे v स्क्वायर बचेगा, v स्क्वायर dm, इक्वेशन 3। यहाँ से हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल गया md dv प्लस v स्क्वायर dm। नोट करो इसको। अब हम लोग लेंगे रिलेटिविस्टिक मास वाले फॉर्मूले को काम में, तो लिखेंगे एज मास ऑफ अ पार्टिकल m
मूविंग विद अ वेलोसिटी v एज मास ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v क्या होता है, अभी हमने रिलेटिविस्टिक मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, यही पढ़ा था। यहाँ इसको शिफ्ट करो स्क्वायर करके, तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर, और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट कर दो स्क्वायर करके 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, वहां पे क्या बचा m नॉट स्क्वायर। अभी आगे का वहां आगे सॉल्व करते हैं। यहां से मल्टीप्लाई करो इसको, तो सी स्क्वायर अगर एलसीएम लेके अपन मल्टीप्लाई करें तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और उधर चला जाएगा उठ के सी स्क्वायर, तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां से एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। लिखो यहां तक। अब इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग इट करते हैं। पहले c तो कांस्टेंट है, m स्क्वायर का करेंगे 2m dm, और c स्क्वायर तो कांस्टेंट है 2m c स्क्वायर dm माइनस, अब पहले m का करेंगे तो 2m v स्क्वायर dm, फिर इसका दोबारा करेंगे m स्क्वायर को कांस्टेंट रखे v का 2m स्क्वायर v dv इक्वल्स टू m नॉट भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। यहां से चलो 2m 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 तो कांस्टेंट होके 0 के पास चला जाएगा, यहाँ बचेगा c स्क्वायर dm, यहाँ बचेगा v स्क्वायर dm, और यहाँ बचेगा mv dv। यहाँ से c स्क्वायर dm की वैल्यू क्या आ गई, अगर इसको वहां पे रिप्लेस कर दे तो v स्क्वायर dm प्लस mv dv, इक्वेशन हो गई 4। नोट करो यहां तक। इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को देख के देखो, इसके राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, mv dv और v स्क्वायर dm, राइट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे। From equation 4, 3 and 4, from equation 3 and 4 d e के इक्वल्स टू हो जाएगा c स्क्वायर dm। अब यहाँ पे जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से ई के तक, डी ई के इक्वल्स टू सी स्क्वायर 0 से m और डी एम। और यहाँ से वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बदल रही है, अगर कोई भी चीज चल नहीं रही है, रुकी हुई है, तो उसके पास एटलीस्ट m नोड मास तो रहेगा, और वेरी करेगी तो m मास तक। चेंज करेंगे डी ई के का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के, और वैल्यू रखेंगे तो ई के माइनस 0 यानी ई के, ये तो इंटीग्रेशन है मैथ्स का। सी स्क्वायर डी एम का इंटीग्रेशन करेंगे तो m, लिमिट रखी तो m माइनस एम नॉट, इक्वेशन 4। यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई सी स्क्वायर m माइनस एम नॉट। नोट करो यहाँ तक। वहां से बता देती हूँ। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है, जो हम मैकेनिकल एनर्जीज को बोलते हैं, वो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे एज जो एनर्जी होती है,
वो किसके बराबर होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी के प्लस एक होती है रेस्ट मास एनर्जी की। रेस्ट मास एनर्जी जो होती है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। रेस्ट मास एनर्जी कोई भी चीज रुकी हुई है या उसका एक्चुअल जो मास है वो उसकी एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी किस लिए होती है, ड्यू टू पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो ये भी रेस्ट मास एनर्जी ही होती है। तो यहाँ से ई के हो जाएगा, ई के की वैल्यू यहाँ से रखेंगे सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट, और मैंने रेस्ट मास बताया हुआ है, रेस्ट मास एनर्जी होती है एम नॉट सी स्क्वायर। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो एम सी स्क्वायर, और अगर रेस्ट मास है उसका तो एम नॉट सी स्क्वायर। यहां से कैंसिल करेंगे, एम नॉट सी स्क्वायर से एम नॉट सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एम सी स्क्वायर। और ये ही क्या होता है, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन होता है, जो कि हम लोगों ने इस चैप्टर में प्रूव किया है। इसका मतलब आइंस्टीन की थ्योरी बिल्कुल सही है। दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। This is called Einstein's mass energy relation. नोट करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ही कुछ केसेस देखेंगे कि रिलेटिविस्टिक केस होता है, उसमें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आती है, यहाँ पे ये दे रखी है, तो क्या वो रिजल्ट भी इससे आएगा कि नहीं आएगा। नॉन रिलेटिविस्टिक केस देखेंगे, रिलेटिविस्टिक केस देखेंगे, इसके अलावा अगर किसी का रेस्ट मास 0 हो तो क्या होगा, वो सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।